तो बेटा आज पहले समझ लो मैं तुम्हें पढ़ाने वाला क्या हूँ। एक्चुअल में आज का जो हमारा टॉपिक है वो है राउल्ट का नियम, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बेटा पूछा जाता है इससे क्वेश्चन, राउल्ट का नियम। और ये जो राउल्ट का नियम हम पढ़ेंगे बेटा, ये राउल्ट का नियम विलियन के वाष्प दाब से संबंधित है बेटा, विलियन के वाष्प दाब से संबंधित है। तो यानी कि इस राउल्ट के नियम को पढ़ाने से पहले मैं आप लोगों को वाष्प दाब के बारे में बताऊंगा कि ये वाष्प दाब आखिर है क्या चीज, और इस वाष्प दाब को कौन कौन से कारक प्रभावित करते हैं बेटा। और फिर जाके हम आएंगे बेटा राउल्ट के नियम पर। ठीक है, तो पहले है प्रश्न, लिख लीजिए बेटा। प्रश्न है, क्वेश्चन कुछ इस तरीके से है कि वाष्प दाब को परिभाषित कीजिए तथा वाष्प दाब को प्रभावित करने वाले कारक बताइए। बताइए। वाष्प दाब को परिभाषित कीजिए तथा वाष्प दाब को प्रभावित करने वाले कारक बताइए। तो चलो जरा बेटा पहले आपसे ही पूछ लेते हैं कि आप लोगों की दृष्टि में वाष्प दाब से क्या मतलब होगा। जरा कमेंट करके बताओ तुम्हारे हिसाब से वाष्प दाब क्या होगा बेटा। अगर मैं सिंपली पूछूं इस शब्द से क्या मतलब निकालते हो, तो वाष्प दाब से क्या मतलब निकाल सकते हो बेटा, जरा जल्दी से बताएं कमेंट करके। जो भी तुम्हें इस शब्द से मतलब समझ में आता है उसको कमेंट करके बताओ कि वाष्प दाब से आप क्या समझते हैं। जल्दी से कमेंट करके बताएं बेटा कि वाष्प दाब से आप लोग क्या समझते हो। बहुत बढ़िया बेटा, भाप का दाब, मनीष सिंह। ओके, लिक्विड के वाष्पीकरण से उत्पन्न दाब। ओके बेटा, बहुत बढ़िया प्रीति। और बस दो ही बच्चों का आंसर आया बेटा। बेटा आंसर दें जल्दी से, कोशिश किया करो बेटा, जब जुड़े हो तो आंसर देने की कोशिश किया करो। गलत हो कोई बात नहीं, बट आंसर जरूर दो। वाष्पीकरण के कारण दाब, ठीक है, वाष्पीकरण का दाब। ओके, और बस 3 बच्चों का ही आंसर आया। कौन कौन बच्चे जुड़े हैं? दीक्षा चौहान का आंसर नहीं आया, कुलदीप का आंसर नहीं आया, अभय का आंसर नहीं आया, अंश निशा सॉरी, पानी के वाष्प में परिवर्तन। ओके बेटा, पानी का वाष्प में परिवर्तन। और जेठुड़ी जी तुम्हारा भी आंसर नहीं आया बेटा, जेठुड़ी जी आंसर दो फटाफट। भंडारी जी, अभय विश्वास। बेटा जब आप लोग जुड़े हैं तो एक्टिव रहा करो बेटा, आंसर दिया करो, चाहे गलत हो चलेगा बट आंसर सब दे। तो समझना बेटा जरा, देखो सिंपली अगर मतलब बोला जाए तो वाष्प जितना दाब लगाती है बेटा, आपको पता है ना, आपने पढ़ा है कि बेटा जो लिक्विड होता है भाई, नॉर्मली हमारा जो लिक्विड होता है या द्रव होता है ये वाष्पशील होते हैं। वाष्पशील होने का मतलब ये है कि बेटा ये वाष्प में बदलना पसंद करते हैं, राइट। और वाष्प का मतलब क्या है, एक तरीके से गैस। और आपको पता है जो गैस के पार्टिकल है बेटा वो ना दीवारों से टकराते हैं, जो पात्र की दीवार है ना उससे टकराते हैं, और अगर वो उससे टकराते हैं तो कोई ना कोई दाब लगाते होंगे। तो क्योंकि वो दाब लगा रही है बेटा वाष्प, इसलिए हमने उसको नाम दे दिया बेटा वाष्प दाब। सिंपली अगर मतलब कहा जाए तो वाष्प दाब का मतलब होता है बेटा कि वाष्प जितनी दाब लगाती है उसको हम कहते हैं बेटा वाष्प दाब। लेकिन जब हम वाष्प दाब की परिभाषा लिखते हैं तो वहां पर एक पर्टिकुलर कंडीशन लेते हैं। तो वो कंडीशन क्या होती है वो मुझे आपको समझाना है।
और वो कंडीशन लेनी क्यों जरूरी है वो भी हम उसको समझेंगे बेटा। तो पहले तो मैं परिभाषा लिख दे रहा हूं और फिर मैं उस कंडीशन को समझाता हूं बेटा। तो मेरे साथ ना परिभाषा लिखना वाष्प दाब की। तो परिभाषा कुछ इस तरीके से है, द्रव वाष्प साम्यावस्था पर, द्रव वाष्प साम्य अवस्था पर द्रव की वाष्प द्वारा आरोपित दाब वाष्प दाब कहलाता है। बेटा अंजलि टाइम पे आया करो, इतना लेट नहीं। द्रव वाष्प साम्य अवस्था पर द्रव की वाष्प द्वारा आरोपित दाब वाष्प दाब कहलाता है। तो अब जरा परिभाषा को ध्यान से देखें, दिख नहीं रही है भैया। चौहान एक बार काम कर, लेफ्ट करके वापस आ बेटा, लेफ्ट करके वापस आ, तेरा नेट का इशू चल रहा है। औरों को भी दिखाई दे रहा है क्या बेटा? जो और बच्चे जरा बताना, औरों को दिखाई दे रहा है? चौहान को नहीं दिखाई दे रहा है, दिख रहा है बेटा? चौहान तेरा नेटवर्क इशू है बेटा, जरा उसको वापस लेफ्ट करके आ जा बेटा। ठीक है बेटा, अब सुनना बेटा। तो मैंने क्या कहा कि सिंपली मतलब वाष्प दाब का मतलब है कि भैया वाष्प ने जितना दाब लगाया वो वाष्प दाब है। अब प्रश्न उठता है बेटा ये क्या मतलब है, ये कंडीशन क्या है? मुझे आपको इस कंडीशन को समझाना है। द्रव वाष्प साम्य अवस्था क्या चीज है और ये कंडीशन लेनी क्यों जरूरी है उसको भी समझना। पहले तो आई थिंक आप लोग याद करो, ये साम्य अवस्था शब्द आपने क्लास 11th में पढ़ा था और इसकी परिभाषा कुछ ऐसी होती थी कि जब अग्र अभिक्रिया की दर और पश्च अभिक्रिया की दर, मतलब जब आगे की अभिक्रिया की स्पीड और पीछे की अभिक्रिया की स्पीड आपस में बराबर होती थी तो तब आप उसको साम्य अवस्था कहते थे। तो मैं आपको इस कंडीशंस को समझाऊंगा और ये कंडीशन होनी क्यों जरूरी है इसको भी समझाऊंगा बेटा। तो सबसे पहले मान लो आपने एक कंटेनर में बेटा लिक्विड ले रखा है, एक कंटेनर में कोई लिक्विड ले रखा है बेटा, ठीक है। और आप जानते हैं जो ये लिक्विड के मॉलिक्यूल्स होते हैं बेटा, ये लिक्विड के जो अणु हैं इनकी खास बात ये है बेटा, ये गति करते हैं, इधर से उधर भागते हैं बेटा। अगर ये गति करते हैं तो ये सीधा सीधा इंडिकेट करता है बेटा कि द्रव के अणुओं के पास गतिक ऊर्जा पाई जाती है। लेकिन खास बात ये होती है बेटा कि सारे अणुओं की गतिज ऊर्जा एक जैसी नहीं होती है। किसी अणु की गतिज ऊर्जा हो सकती है बहुत ज्यादा हो, तो किसी अणु की गतिज ऊर्जा हो सकती है कम हो बेटा। तो सामान्यतः होता क्या है कि जिन अणुओं की गतिज ऊर्जा ज्यादा पाई जाती है उनकी प्रवृत्ति ये होती है कि बेटा कि वो द्रव की सतह को छोड़कर वायुमंडल में जाना पसंद करते हैं। मतलब जिसको आप बोलते हो कि भैया ये द्रव की वाष्प बनने लग गई। और जैसी ये वाष्प बनी, आपने कहा भैया यहाँ पे ना एक प्रक्रिया हो रही है जिस प्रक्रिया का नाम है बेटा वाष्पीकरण। एक बार रिपीट कर रहा हूँ, इस प्रक्रिया का नाम है वाष्पीकरण। जब कोई द्रव वाष्प में बदलता है बेटा तो उस प्रक्रिया को हम कहते हैं वाष्पीकरण। अब सोच के देखो हुआ क्या। अब आपने इसके ऊपर ना एक बंद कर दिया बेटा इसको। अब आपने इसको जैसे ही बंद किया तो आपको पता है क्या होगा कि ये जो वाष्प में बने अणु है ना बेटा, ये वायुमंडल में जा नहीं पाएंगे, तो ये यहीं रहेंगे। अब अगर ये यहीं रहेंगे तो होगा क्या, अब ये अणु एक दूसरे से टकराने लगेंगे। कभी ये पात्र की दीवार से टकराने लगेंगे, कभी ये इस द्रव की सतह पे टकराने लगेंगे। तो होता क्या है कि जब दो अणु एक दूसरे से टकराते हैं बेटा, जब दो अणु एक दूसरे से टकराते हैं तो ये ऊर्जा का ना आदान प्रदान करने लगते हैं, ये ऊर्जा को एक्सचेंज करने लगते हैं। तो जरा सोच के देखो, मान के चलो बेटा कि मान लो एक अणु ये है और एक अणु ये है। मान लो ये दोनों टकराए। अब टकराने पे इन्होंने ऊर्जा का आदान प्रदान किया, मतलब एक अणु ने अपनी ऊर्जा का कुछ अंश दूसरे को दे दिया। तो मान लो जैसे इस अणु ने अपनी ऊर्जा का कुछ अंश इसे दे दिया, तो होगा क्या कि इसकी ऊर्जा हो जाएगी बेटा ज्यादा और इसकी ऊर्जा हो जाएगी कम। तो सोच के देखो, ये वाला अणु जिसकी ऊर्जा कम हो गई
अगर ये घूमते फिरते इस द्रव की सतह पर टकरा जाए, बेटा संभावना है रेंडमली भाग रहे हैं इधर उधर, तो ये कंडीशन ऐसी भी आ सकती है कि ये द्रव का अणु जाके टकराया सीधा द्रव की सतह पर, ये वाष्प का अणु सॉरी द्रव की सतह पर टकराया, तो जैसी ये द्रव की सतह देखेगी भाई ये कम ऊर्जा वाला अणु आ रहा है, तो ये तुरंत उसको पकड़ लेगा, और जैसी ये इसको पकड़ेगा बेटा तो ये बदल जाएगा द्रव में, मतलब वाष्प का अणु बेटा द्रव में बदल गया, और वाष्प का अणु जब द्रव में बदलता है बेटा तो इस प्रक्रिया को हम कहते हैं संघनन, इस प्रक्रिया को हम कहते हैं बेटा संघनन। तो दो प्रक्रियाएं एक साथ हो रही है बेटा, एक हो रही है बेटा वाष्पीकरण जिसमें द्रव वाष्प में बदल रहा है, एक प्रक्रिया हो रही है संघनन जिसमें वाष्प द्रव में बदल रही है। तो खास बात वाष्प बेटा शादी हो रही है किसी की, रुक जाओ जरा थोड़ा सा। ओके बेटा, तो मैंने कुछ ऐसा कहा कि स्टार्ट में वाष्पीकरण बहुत तेज होता है लेकिन ना संघनन बहुत स्लो होता है, क्योंकि स्टार्ट में यहाँ अणुओं की संख्या कम होती है, बट जैसे जैसे टाइम बीतता है तो ये संघनन की स्पीड भी ना बढ़ने लगती है। क्यों? क्योंकि जब यहाँ अणुओं की संख्या बढ़ने लगेगी तो उनके बीच टक्कर होने के चांसेस ना बहुत ज्यादा बढ़ जाएंगे, टक्कर होने के चांसेस बढ़ जाएंगे तो संघनन की स्पीड बढ़नी भी ना बढ़ जाए, सॉरी संघनन की स्पीड भी बढ़ जाएगी। और एक केस ऐसा आएगा जब ये वाष्पीकरण की स्पीड और संघनन की स्पीड ना आपस में बराबर हो जाएगी, यानी मैं कहूंगा कि वाष्पीकरण की दर और संघनन की दर आपस में बराबर हो जाएगी, और जैसे ही ऐसा होगा ना बेटा तो हम कहेंगे कि बेटा साम्य अवस्था स्थापित हो गई है। मतलब आप इसको ऐसे समझो बेटा, ये है आगे की प्रक्रिया और ये है पीछे की प्रक्रिया, तो आगे की प्रक्रिया की दर और जब पीछे की प्रक्रिया की दर आपस में बराबर होती है तो उसे ही साम्य अवस्था कहते हैं। तो जैसे ये हुआ वाष्पीकरण की दर संघनन की दर के बराबर हुआ, आपने कहा भैया यहाँ पे ना साम्य अवस्था स्थापित हो गया। और खास बात ये होगी बेटा कि जैसी यहाँ साम्य अवस्था स्थापित होगा ना, मेन बात ये होगी बेटा ये जो वाष्प में अणु दिख रहे ना तुम्हें, ये वाष्प में अणु ये फिक्स्ड हो जाएंगे बेटा, इनकी संख्या फिक्स्ड हो जाएगी। मतलब मान लो साम्य अवस्था पे अगर यहाँ पे 100 अणु आ गए ना तो फिर ये 100 ही अणु रहेंगे, इसके बाद ये अणुओं की संख्या बदलेगी नहीं, ये फिक्स्ड हो जाएंगे। सोच के देखो, अगर ये फिक्स्ड हो गया तो वाष्प जो दाब लगा रही होगी बेटा वो फिक्स्ड हो जाएगा, और वाष्प अगर जो दाब लगा रही है वो फिक्स्ड हो जाएगा, तब आप कहोगे कि वो दाब हमारे लिए वाष्प दाब है बेटा। सोच के देखो, अगर ये कंडीशन ना ली जाए बेटा, साम्य अवस्था वाली कंडीशन ना ली जाए, तो ऐसी स्थिति में द्रव का वाष्प दाब अलग अलग परिस्थितियों में अलग अलग आएगा, फिक्स नहीं रहेगा बेटा, सॉरी फिक्स नहीं रहेगा। फिर कोई बच्चा कोई और वाष्प दाब बताएगा पानी का, तो कोई बच्चा कोई और वाष्प दाब बताएगा। क्यों? क्योंकि वो किसी भी उस कंडीशन पे निकाल रहे बेटा, साम्य अवस्था तो ले नहीं रहे, तो यहाँ अणुओं की संख्या फिक्स्ड हो नहीं रही, अगर अणुओं की संख्या फिक्स नहीं हो रही तो फिर वाष्प दाब भी फिक्स नहीं रहेगा। तो इस कारण से ये वाली परिस्थिति लेना बहुत आवश्यक है ताकि एक द्रव का वाष्प दाब फिक्स्ड रह सके। तो इसलिए ध्यान रखना, अगर आपसे वाष्प दाब पूछा जाए तो आप केवल ये नहीं लिखेंगे कि वाष्प द्वारा लगाया गया दाब, आप ये वाली कंडीशन भी बोलेंगे बेटा, द्रव वाष्प साम्य अवस्था पर द्रव की वाष्प द्वारा लगाया दाब क्या कहलाता है बेटा? वाष्प दाब कहलाता है। जल्दी से बताओ बेटा, ये समझ में आया कि नहीं आया? फटाफट, कोई है जिसको डाउट है इससे रिलेटेड, जल्दी से बताएं बेटा। आप लोग रिप्लाई लेट में आते हैं या फिर मनीष सिंह? नो, मनीष सिंह समझ में नहीं आया बेटा। नहीं भैया, इंटरनेट नहीं चल रहा ठीक से। ओके, आया आया बेटा। साम्य अवस्था का मतलब होता है जब अग्र अभिक्रिया की दर और पश्च अभिक्रिया की दर आपस में बराबर होती है, उसको साम्य अवस्था कहते हैं अंशिका। ठीक है बेटा, एक बार आप 11th वाली क्लास 11th बुक की वो 11th क्लास की बुक खोल लेना, उसमें पूरा डिटेल में होगा बेटा। यहाँ पे अभी उसको डिटेल में नहीं समझाया जा सकता। ओके बेटा, ठीक है। तो बेटा आप नेक्स्ट टॉपिक जो हम पढ़ रहे हैं,
नेक्स्ट क्वेश्चन था हमारा कि वाष्प दाब को प्रभावित करने वाले कारक बताइए बेटा। तो वाष्प दाब को प्रभावित करने वाले कारक बता रहा हूं बेटा एक एक करके, ठीक है। ध्यान से सुनना और जवाब आपने देना बेटा, आपसे ही क्वेश्चन पूछूंगा, ध्यान से समझना। पहला कारक है बेटा, हेडिंग डाल लेना, द्रव की प्रकृति। पहला कारक है द्रव की प्रकृति। जवाब आपको देना है बेटा, ठीक है। मैं कुछ हिंट दूंगा आपको, उनका यूज करके बेटा ये बताना है वाष्प दाब, इस फैक्टर को समझाना है, ठीक है। जो भी मैं बताऊंगा, जो क्वेश्चन मैं पूछूंगा उसको एक्सप्लेन करना है, आपने आंसर देना है। तो बेटा यहाँ पे होता क्या है कि अलग अलग द्रवों का जो वाष्प दाब है बेटा वो अलग अलग होता है। कहना मैं ये चाहता हूं कि जैसे मान लो एक तरफ मेरे पास पानी है, एक तरफ मेरे पास पेट्रोल है, एक तरफ मेरे पास अल्कोहल है, तो ये तीनों द्रव अलग अलग हैं। इस कारण से मैं कहूंगा कि इन तीनों द्रवों का वाष्प दाब अलग अलग है। एक्चुअल में जो वाष्प दाब है वो इनके अणुओं के बीच लगने वाले फोर्स पे डिपेंड करता है भाई, कि भाई किसके अणुओं के बीच में फोर्स ज्यादा लग रहा है, किसके अणुओं के बीच में फोर्स कम लग रहा है। तो अब मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूं, आप उस क्वेश्चन के आधार पे बताना कि किसका वाष्प दाब ज्यादा होगा। मान लो तुम्हारे पास दो द्रव है भाई, एक है द्रव ए और एक है बेटा द्रव बी। यहां पे भाई ए के अणु हैं, ठीक है, और यहां पे ए के अणुओं के बीच में लग रहा है फोर्स, और यहां पे मान लो बी के अणु है और यहां पे लग रहा है बी के अणुओं के बीच में फोर्स। अब मैंने कहा कि ये वाला फोर्स जो ए के अणुओं के बीच में फोर्स लग रहा है ना वो बहुत ज्यादा प्रबल है बेटा, और बी के अणुओं के बीच में जो फोर्स लग रहा है बेटा वो दुर्बल है, मैंने ये कहा। तो मेरा आप लोगों से प्रश्न ये है कि आप ये बताइए कि ए व बी में से किसका वाष्प दाब ज्यादा होगा, ए का या बी का। दो द्रव हैं बेटा, एक द्रव ए है एक द्रव बी है, बी के अणुओं के बीच लग रहा है फोर्स दुर्बल, ए के अणुओं के बीच में फोर्स लग रहा है प्रबल। आंसर क्वेश्चन पूछा गया है कि ए व बी में से किसके वाष्प दाब ज्यादा होगा। मनीष का आंसर आया बेटा बी। और बताएं जरा जल्दी से। ए, सैनिका ए, अबे विश्वास ए, लिक्विड ए। एक बार बेटा दोबारा सोच लो जरा, ए वाले जितने भी हैं सोच समझ के बोलो, ए वाले जितने भी हैं बेटा। बी, निशा बहुत जिठोड़ी बहुत बढ़िया बेटा। ए वाले जरा दोबारा से सोचो बेटा, क्या ए का वाष्प दाब ज्यादा होगा? क्या आंसर चेंज करना चाहते हो बेटा आप लोग या नहीं? भंडारी जी गौड़ बताओ जल्दी से, ए ही होगा या बी होगा? बेटा सोच के देखो, बी का वाष्प दाब ज्यादा होगा। क्यों ज्यादा होगा जरा सोच के देखो बेटा, कि इनके अणुओं के बीच फोर्स लग रहा है बेटा दुर्बल। अगर अणुओं के बीच फोर्स दुर्बल लग रहा है तो सोच के देखो यार कि ये आसानी से वाष्प में बदलेंगे। आसानी से वाष्प में बदलने के लिए मैं शब्द यूज करता हूं कि ये अधिक वाष्पशील होंगे बेटा। अगर ये अधिक वाष्पशील होगा तो इसका मतलब यहाँ ये वाष्प में ज्यादा अणु बनाएगा बेटा। अगर ये वाष्प में ज्यादा अणु बनाएगा तो इसका वाष्प दाब भी ज्यादा होगा। एक बार रिपीट कर रहा हूं बेटा, सोच के देखें कि अगर बी के अणुओं के बीच के फोर्स दुर्बल हैं तो इसका सीधा सीधा मतलब है कि बी ज्यादा से ज्यादा वाष्प में बदलने की प्रवृत्ति रखता होगा। अगर वाष्प में ज्यादा प्रवृत्ति बदलने की प्रवृत्ति ज्यादा होगी तो वाष्पित अणुओं की संख्या ज्यादा होगी और परिणाम स्वरूप जो वाष्प दाब होगा बेटा वो भी ज्यादा होगा। मतलब हमने ये सीखा कि अगर फोर्स दुर्बल तो वाष्प दाब ज्यादा, अगर फोर्स प्रबल तो वाष्प दाब बेटा कम। अब बताओ बेटा, जिन्होंने ए आंसर बोला क्या उन्हें समझ में आई मेरी बात कि बी क्यों होगा? जिन्होंने ए बोला बेटा आंसर, ओके बेटा। तो बेटा इसमें हम लिख देंगे, इस लाइन में हम सीधा सीधा लिख देते हैं। यहां पे मैं लिख देता हूं बेटा कि वाष्प दाब
व्युत्क्रमानुपाती होगा अंतरा अणुक बलों के, अंतरा अणुक बल के मतलब अणुओं के बीच लगने वाले बल के। सेकंड पॉइंट तापमान, सेकंड पॉइंट है बेटा तापमान। आप बताएंगे बेटा, मैं फिल इन द ब्लैंक्स दे रहा हूं, आप लोगों को कंप्लीट करना है इसको बेटा। ताप बढ़ाने पर, ताप बढ़ाने पर द्रव का वाष्प दाब फिल इन द ब्लैंक्स जाता है। आपको यहाँ पे लिखना है या तो बढ़ जाता है या घट जाता है। तो जल्दी सोच के बताओ, अगर ताप को बढ़ाएं तो द्रव के वाष्प दाब पर क्या फर्क पड़ेगा बेटा तुम्हारे हिसाब से, बढ़ेगा या घटेगा? फिल इन द ब्लैंक्स कंप्लीट करें बेटा, नॉर्मल सी चीज है बेटा, सोच के बताओ। ओके, एक का आंसर है मनीष सिंह का बढ़ जाएगा, बढ़ेगा। हंसिका सैनी बढ़ेगा, बढ़ेगा। मतलब सभी को समझ में आ रहा है कि बढ़ेगा। ओके बेटा, बहुत सुंदर आंसर। ऑब्वियसली है बेटा बढ़ेगा, क्योंकि जब भी आप ताप बढ़ाओगे तो ताप बढ़ाने का सीधा सीधा मतलब ये है कि अणुओं की ना गतिज ऊर्जा बढ़ जाएगी। गतिज ऊर्जा बढ़ने का मतलब है कि उनमें ना भागने की प्रवृत्ति बहुत ज्यादा बढ़ेगी, और अगर भागने की प्रवृत्ति बढ़ गई तो इसका मतलब यह है कि वाष्प में वो ज्यादा से ज्यादा बदलेंगे, परिणाम स्वरूप वाष्पित अणुओं की संख्या बढ़ेगी। इस कारण से जो वाष्प दाब है बेटा वो बढ़ जाता है। तो यहाँ पे लिख देना ताप बढ़ाने पर द्रव का वाष्प दाब बढ़ जाता है। दिमाग में रखना बेटा इस पॉइंट को, आगे भी यूज होगा ये पॉइंट, ठीक है। तो अब आते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। प्रश्न लिखना बेटा, राउल्ट के नियम को परिभाषित करें। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, जो इंपॉर्टेंट टॉपिक हमने स्टार्ट करना है, राउल्ट के नियम को परिभाषित करें। राउल्ट के नियम को परिभाषित करें। राउल्ट के नियम को परिभाषित करें। तो स्टार्ट करते हैं बेटा उत्तर। सबसे पहले मैं लिख देता हूं कि राउल्ट के बेटा दो नियम है, दो नियम है, जिसमें फर्स्ट है बेटा, फर्स्ट है वाष्पशील घटकों के लिए, वाष्पशील घटक युक्त विलयन के लिए राउल्ट का नियम। या इसको हम कहते हैं द्रव विलयन के लिए राउल्ट का नियम। दो तरीके से लिख सकते हैं बेटा। दो तरीके से लिख सकते हैं, वाष्पशील घटक युक्त विलयन के लिए राउल्ट का नियम और द्रव विलयन के लिए राउल्ट का नियम। तो पहले समझना फिर उसके बाद लिखना बेटा, ठीक है। जो लिखाऊंगा उसको लिखना। देखो पहले तो मैं ये समझा रहा हूँ कि अगर मैं द्रव विलयन बोल रहा हूँ तो ये क्या है, राउल्ट का नियम तो बाद में पढ़ेंगे, पहले ये समझते हैं द्रव विलयन बोल रहे हैं या फिर ये वाष्पशील घटक युक्त विलयन बोल रहे हैं तो इसका क्या मतलब है बेटा। तो पहले जरा इसको समझ लेते हैं। एक मिनट रुकना बेटा, जरा इंक भर लूं मैं। ओके बेटा स्टार्ट करते हैं। तो पहले हम ये समझेंगे कि अगर मैं द्रव विलयन बोल रहा हूँ इसका क्या मतलब है, या फिर मैं वाष्पशील घटक युक्त विलयन बोल रहा हूँ तो इसका क्या मतलब है। पहले इन बातों को समझते हैं। तो सबसे पहले मान लीजिए
कि हमने बेटा यहाँ पे एक द्रव A लिया बेटा, और ये द्रव A के पार्टिकल है बेटा। अगर बेटा ये द्रव है तो इसका मतलब इसकी प्रकृति वाष्पशील होगी। वाष्पशील का मतलब होता है बेटा जो वाष्प में बदलना पसंद करते हैं, मतलब इसने बनाई बेटा वाष्प। अब अगर इसने वाष्प बनाई तो इसका कोई ना कोई वाष्प दाब होगा, तो मैंने मान लिया इसका वाष्प दाब है बेटा P0A। P लिखेंगे, उसके ऊपर 0 बनाएंगे और नीचे A लिखेंगे बेटा, इसको पढ़ा जाता है P0A। तो P0A का मतलब है A का शुद्ध अवस्था में वाष्प दाब। फिर आपने एक दूसरा घटक लिया, मान लो B। आपने दूसरा द्रव लिया, द्रव B, और ये मान लो द्रव B के पार्टिकल हैं। अब बेटा ये भी द्रव है, तो सीधा सीधा इसका मतलब ये हो गया कि ये जो द्रव B है बेटा ये भी वाष्पशील है। अगर बेटा ये वाष्पशील है तो इसका मतलब बेटा ये भी द्रव में वाष्प में जाता होगा। अगर बेटा ये वाष्प में जाता होगा तो इसका मतलब ये कोई ना कोई प्रेशर लगाता होगा, कोई ना कोई वाष्प दाब होगा। तो उसको डिनोट करूंगा बेटा मैं P0B से, जिसको मैं बोलूंगा B का शुद्ध अवस्था में वाष्प दाब। बेटा एक चीज का ध्यान रखना कि जब भी हम नॉट लगा रहे हैं तो नॉट इंडिकेट करेगा शुद्ध अवस्था को यहाँ पे। अब आपने इन दोनों को मिला दिया, इन दोनों को मिलाया, तो बेटा नोट करो यहाँ पे A भी वाष्पशील है, B भी वाष्पशील है। तो होगा क्या कि जब आप इसका विलयन बनाओगे तो विलयन में बेटा B के पार्टिकल भी होंगे और विलयन में A के पार्टिकल भी होंगे। तो ऐसी स्थिति में क्या होगा कि जो ये हमारा विलयन बनेगा ना, इस विलयन की वाष्प में, एक बार रिपीट कर रहा हूं, जो ये विलयन बनेगा इस विलयन की वाष्प में बेटा A के पार्टिकल भी मौजूद होंगे और B के पार्टिकल भी मौजूद होंगे। कारण यह है क्योंकि यहाँ पे दोनों के दोनों घटक बेटा द्रव हैं या दोनों के दोनों घटक वाष्पशील हैं, इसलिए विलयन की वाष्प में A के कण भी मौजूद होंगे, B के कण भी मौजूद होंगे। मतलब यहाँ पे मैं जो राउल्ट का नियम पढ़ाने वाला हूँ ना बेटा, वो राउल्ट का नियम हम ऐसे विलयनों के लिए पढ़ाने वाले हैं जिनमें दोनों के दोनों घटक वाष्प में बदलते हों या दोनों के दोनों घटक बेटा द्रव। ये कहने का मतलब था मेरे यहाँ पे। अब समझना अब हुआ क्या। अब यहाँ पे वाष्प में A के घटक भी आए और B के घटक भी आए, तो मान लो अब इस स्थिति में A का वाष्प दाब बेटा PA लिखा जाएगा, इसको पढ़ा जाएगा A का वाष्प दाब। जरा ध्यान से समझना मेरी बात को बेटा, यहाँ पे P0A था और यहाँ पे P है। P0A का मतलब है जब ये शुद्ध अवस्था में रहा है, और PA का मतलब है बेटा ये जब विलयन के अंदर रहा है। तो विलयन के अंदर रहने पे इसका वाष्प दाब PA है, और जब ये अकेला होता है तो तब इसका वाष्प दाब P0A होता है। इसी तरीके से B का वाष्प दाब मैंने लिख दिया बेटा PB, इसे कहेंगे B का वाष्प दाब। ठीक है, अब एक छोटी सी और बात समझ लें कि मान लो यहां पे बेटा, जिन लोगों ने नहीं भी पढ़ा है तो इस नाम को याद रखना है अभी केवल, कि मान लो विलयन के अंदर A का मूल प्रभाज XA है, विलयन के अंदर A का मूल प्रभाज XA है, और इसी तरीके से B का मूल प्रभाज बेटा XB है। तो राउल्ट का नियम कहता है, क्या कहता है, मैं बोल देता हूं बेटा। तो राउल्ट का नियम कहता है बेटा कि किसी भी घटक का जो वाष्प दाब होता है बेटा, वो उस घटक के मोल प्रभाज के समानुपाती होता है। एक बार रिपीट कर रहा हूं, वो क्या कहता है कि किसी भी घटक का वाष्प दाब उस घटक के मोल प्रभाज के समानुपाती होता है। मतलब अगर मैं कहूं भाई A का वाष्प दाब PA है, तो राउल्ट का नियम कहता है बेटा PA जो समानुपाती होगा वो A के मोल प्रभाज के समानुपाती होगा। किसी भी घटक का वाष्प दाब उसके मोल प्रभाज के समानुपाती होता है, ये राउल्ट का नियम कहता है। और
अगर मैं बी के लिए लिखूं तो मैं बोलूंगा बेटा पी बी समानुपाती एक्स बी। मतलब इसी से बना लो यार कि घटक का वाष्प दाब घटक के मोल प्रभाज के समानुपाती होता है। आप इसको ऐसे भी समझ सकते हैं बेटा, आप इसको ऐसे समझिए कि बेटा मोल प्रभाज एक्चुअल में क्या इंडिकेट कर रहा है। मोल प्रभाज एक्चुअल में ये इंडिकेट कर रहा है कि विलयन के अंदर ना उसकी हिस्सेदारी कितनी है। भाई जितना ज्यादा मोल प्रभाज होगा ये समझ लो विलयन के अंदर उसकी हिस्सेदारी उतनी होगी। और ये कहना चाह रहा है कि अगर विलयन के अंदर उसकी हिस्सेदारी ज्यादा होगी ना तो वो कहना चाह रहा है कि उसके कारण जो वाष्प दाब पैदा होगा ना वो भी ज्यादा होगा। मतलब अगर विलयन के अंदर उसके हिस्सेदारी ज्यादा है तो आप उसको ऐसे समझो कि वाष्प दाब में भी उसकी हिस्सेदारी उतनी ज्यादा होगी। कहने का मतलब कि किसी भी घटक का वाष्प दाब उस घटक के मोल प्रभाज के समानुपाती होता है। क्या मेरी बात समझ में आई बेटा? जल्दी से कमेंट करके बताएं, तब मैं नियम लिखता हूं जल्दी से। तो इसके बाद मेरे साथ नियम लिखेंगे बेटा। बेटा समझ में ना आया तो बोलना जरूर मेरे को, ऐसी हाँ पे हाँ मत मिलाना। ओके बेटा, तो लिखना बेटा, नियम लिखेंगे। वाष्पशील घटक युक्त विलयन में प्रत्येक घटक का वाष्प दाब उस घटक के मोल प्रभाज के समानुपाती होता है। अर्थात नेक्स्ट लाइन में लिख दोगे बेटा पी ए प्रोपोर्शनल टू एक्स ए और पी बी प्रोपोर्शनल टू एक्स बी। आपको पता है प्रोपोर्शनल हटाना है तो एक कांस्टेंट लेके आते हैं बेटा। तो याद रखना इस केस में जो कांस्टेंट होता है, मान लो अगर पी ए है ना बेटा, तो पी ए के केस में कांस्टेंट पी नॉट ए होता है। प्रोपोर्शनल हटाते हैं तो इज इक्वल टू लेके आते हैं। तो प्रोपोर्शनल हटाने के लिए बेटा हमेशा एक कांस्टेंट लेके आया जाता है। तो इस केस में अगर मान लो यहाँ पे पी ए है, मतलब ए का वाष्प दाब है, तो जो कांस्टेंट होगा वो पी नॉट ए होगा। तो यानी यहाँ पे हो जाएगा पी ए इज इक्वल टू पी नॉट ए एक्स ए। क्या बेटा इस केस में बता सकते हो कांस्टेंट क्या होगा? पीबी के केस में जल्दी से सोच के बताओ। पी ए के केस में बेटा कांस्टेंट पी नॉट ए है, तो जरा सोच के बताओ बेटा पीबी के केस में क्या होगा? अबे विश्वास एक बार लेफ्ट करके बेटा फिर से कर स्टार्ट। बहुत बढ़िया बेटा प्रीति गौर। और बताएं बेटा क्या कांस्टेंट होगा? बहुत बढ़िया, ओके बेटा। तो यहाँ पे हमारा कांस्टेंट हो जाएगा बेटा पी बी इज इक्वल टू पी नॉट बी एक्स बी। इसको ब्रैकेट में बंद कर लेना बेटा। नेक्स्ट लाइन में लिखना, नेक्स्ट लाइन में विलयन का वाष्प दाब, विलयन का वाष्प दाब पी एस बराबर। तो भैया खुद सोच के देखो विलयन हमारा किससे, विलयन की वाष्प में कौन कौन था? विलयन की वाष्प में ए के कण भी मौजूद थे और बी के कण भी मौजूद थे। तो डाल्टन के नियम के अनुसार जो विलयन का वाष्प दाब होगा बेटा वो ए के वाष्प दाब और बी के वाष्प दाब के योग के बराबर होगा। एक बार रिपीट कर रहा हूं क्योंकि विलयन की वाष्प में ए के पार्टिकल भी मौजूद थे, बी के पार्टिकल भी मौजूद थे, इसलिए डाल्टन के नियम से बेटा विलयन का जो वाष्प दाब होगा वो बराबर होगा बेटा पी ए प्लस पी बी। और इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं बेटा, पी ए की वैल्यू यहां से उठा के ले ली मैंने, पी नॉट ए एक्स ए प्लस पी नॉट बी एक्स बी। ये आ गया हमारा। नेक्स्ट हेडिंग डालना बेटा,
ये था बेटा राउल्ट का पहला नियम। किसी को कुछ पूछना है बेटा राउल्ट के पहले नियम पे? किसी को पूछना है तो बताओ बेटा, नहीं तो आगे बढ़े। ओके बेटा, तो राउल्ट का सेकंड नियम करने जा रहा हूं। कोई और? ओके बेटा, तो राउल्ट का सेकंड नियम कर रहे हैं। तो राउल्ट का सेकंड नियम की हेडिंग है बेटा अवाष्पशील विलय युक्त विलयन के लिए राउल्ट का नियम अवाष्पशील विलय युक्त विलयन के लिए राउल्ट का नियम तो जरा समझते हैं बेटा ये क्या कहता है, ध्यान से सुनना। तो इसमें क्या है कि सबसे पहले मान लीजिए हमारे पास कोई विलायक है और बेटा ये विलायक हमारा द्रव है। तो अगर ये द्रव है तो इसका मतलब मैं बोलना चाहता हूं बेटा कि ये वाष्पशील है। अगर बेटा ये वाष्पशील है तो इसका कोई ना कोई वाष्प दाब होगा, जिसको मैंने डिनोट किया बेटा P0 से। तो P0 क्या इंडिकेट कर रहा है बेटा? P0 इंडिकेट कर रहा है विलायक का वाष्प दाब। एक बार रिपीट कर रहा हूं बेटा, मैंने कोई विलायक लिया है जो कि द्रव है। द्रव है तो मतलब ये वाष्पशील है। अगर ये वाष्पशील है तो इसका मतलब सीधा सीधा मतलब ये है कि बेटा ये वाष्प में बदलता है। अगर ये वाष्प में बदलता है तो इसका कोई ना कोई वाष्प दाब होगा, जिसको बेटा मैंने डिनोट किया P0 से, जिसको हम बोलेंगे विलायक का शुद्ध अवस्था में वाष्प दाब बेटा, विलायक का शुद्ध अवस्था में वाष्प दाब। अब आपने क्या किया बेटा? आपने ना इसके अंदर एक विलय पदार्थ मिलाया, लेकिन उस विलय पदार्थ की खास बात यह है बेटा वो अवाष्पशील है। अवाष्पशील मतलब जैसे ठोस विलय। ठोस विलय मतलब जैसे उदाहरण के लिए आप देखें, मान लो ग्लूकोज, मान लो चीनी, मान लो नमक, ये सारे के सारे बेटा अवाष्पशील विलय हैं। अवाष्पशील विलय मतलब कि ये वाष्प में नहीं बदलेंगे। तो सोच के देखो अब होगा क्या। मैं इसके पार्टिकल को बेटा ऐसे शो करूंगा, ठीक है, अवाष्पशील विलय को ब्लैक मार्कर से शो कर रहा हूं। तो सोच के देखो होगा क्या कि अब जब आप विलयन बनाओगे तो विलयन में क्या होगा, ये विलायक के पार्टिकल है। ये जो विलयन बन रहा है बेटा इसमें ये विलायक के पार्टिकल है और ये पार्टिकल हैं बेटा विलय पदार्थ के। तो अब होगा क्या कि हमारा जो ये विलय है ना बेटा ये अवाष्पशील है, तो जिसके कारण ये विलय वाष्प में नहीं जाएगा। तो होगा क्या कि अब जो विलयन की वाष्प हो गए ना बेटा, विलयन की वाष्प में केवल विलायक के पार्टिकल ही होंगे। लेकिन पिछला वाला केस याद करो बेटा, पिछले वाले केस में ए के पार्टिकल भी जा रहे थे, बी के पार्टिकल भी जा रहे थे। मतलब आप ऐसे बोल लो कि विलय के पार्टिकल भी वाष्प में जा रहे थे और विलायक के भी। लेकिन यहाँ पे तो विलय हमारा अवाष्पशील है, वो वाष्प में बदलेगा नहीं, तो केवल कौन जाएंगे, विलायक के पार्टिकल जाएंगे। तो अब ऐसी स्थिति में मान लो कि यहाँ पे विलयन का वाष्पदाब PS है, विलयन का वाष्पदाब मान लो PS है। तो खुद सोच के देखो यार, पिछले केस में ना विलयन का वाष्पदाब A पे भी डिपेंड कर रहा था, B पे भी डिपेंड कर रहा था, मतलब विलय पे भी निर्भर कर रहा था और विलायक पे भी निर्भर कर रहा था। लेकिन इस केस में बेटा विलयन का जो वाष्पदाब है ना वो केवल विलायक पे ही डिपेंड करेगा, विलय पे नहीं करेगा। मतलब इस केस में बेटा जो PS है मैं कहूंगा वो प्रोपोर्शनल होता है। नियम सेम वही है जैसे मोल प्रभाज के अनुक्रमानुपाती। मान लो यहाँ पे विलायक के मोल प्रभाज हैं, तो ये नियम कहता है बेटा कि विलयन का जो वाष्पदाब होता है वो विलायक के मोल प्रभाज के
समानुपाती होता है। कारण एक बार रिपीट कर रहा हूं, क्योंकि इसमें जो विलय पदार्थ है बेटा वो वाष्प में नहीं बदलता। मतलब जो विलयन की वाष्प होगी ना, उसमें केवल विलायक के ही पार्टिकल जाएंगे। अगर विलायक के पार्टिकल जाएंगे तो मैं कहूंगा विलयन का जो वाष्प दाब है ना, वो केवल विलायक पे निर्भर करेगा। और अगर वो विलायक पे निर्भर करेगा तो इसने कहा कि विलयन का वाष्प दाब विलायक के मूल प्रभाज के समानुपाती होता है। तो जरा सोच के बताओ बेटा, प्रोपोर्शनल हटाओगे कौन सा साइन आएगा, कौन सा कांस्टेंट आएगा, कोई बताएगा? क्या कांस्टेंट लोगे अगर प्रोपोर्शनल हटाओगे? सोच के बताओ क्या कांस्टेंट आ सकता है तुम्हारे दिमाग में? आए कोई कांस्टेंट बताओ जल्दी से। P0A। ओके, अंशिका, मनीष, कौन सा कांस्टेंट आया? P0A। बहुत बढ़िया बेटा। आप यहाँ पे A से मतलब बताओगे, क्योंकि मैंने A और B नहीं बोला है। तो मतलब इसमें A क्या चीज़ है, विलय या विलायक? जिन्होंने P0A लिखा है बेटा जरा बताएंगे कि A का तुम्हारा क्या मतलब है, विलय मतलब है या विलायक मतलब है? बेटा औरों के आंसर नहीं आ रहे, अभय का आंसर नहीं आ रहा है, भट्ट जी का आंसर नहीं आ रहा है, और भी आंसर दे बेटा। भंडारी भी आंसर नहीं दे रही है। विलायक, विलायक। तीन बच्चों के आ रहे हैं बस आंसर, और नहीं दे रहे क्या? तो बेटा यहाँ पे विलायक का आएगा, यानी आप इसको सिंपली P0 लिख लें। तो जल्दी से नियम लिख लेते हैं, आज के लिए ये लास्ट है हमारा बेटा। ठीक है, तो स्टार्ट कर रहा हूं मैं नियम। मेरे साथ लिखना बेटा। अवाष्पशील विलय युक्त विलयन का वाष्प दाब कॉमा विलायक के मूल प्रभाज के समानुपाती होता है। विलायक के मूल प्रभाज के समानुपाती होता है। बाकी इसके नीचे यही लिख देना बेटा, PS प्रोपोर्शनल टू X विलायक, PS इज इक्वल टू P0 इंटू X विलायक। किसी का कोई डाउट हो तो पूछ लो बेटा, नहीं तो आज की क्लास यहीं पे करते हैं ख़त्म। एक क्वेश्चन घर के लिए दूंगा, उसे करके लेके आना बेटा। बताएं जल्दी, किसी का डाउट हो तो पूछें, हाँ या ना बोले। नो, मनीष, भंडारी नो, ठीक है, सैनी नो, प्रीति ओके बेटा। आज एक लास्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, बाकी कल टॉपिक करेंगे। और आज मैंने वीडियो भी रिकॉर्ड कर ही लिए, तो वीडियो भी डालने की कोशिश करूंगा बेटा मैं। तो एक छोटा सा क्वेश्चन लिख लें, आज के लिए अंतिम प्रश्न है बेटा। तुमसे एक छोटा सा क्वेश्चन पूछ रहा हूं, इस क्वेश्चन का जवाब दें। क्वेश्चन है A व B में से A का वाष्प दाब अधिक है, तो बताइए किसके अणुओं के मध्य लगने वाले आकर्षण बल प्रबल होंगे।
जल्दी से जरा इस क्वेश्चन का जवाब दें। दो द्रव है बेटा ए और बी, और इसमें से ए का वाष्प दाब ज्यादा है, तो आपको बताना है बेटा किसके अणु के बीच में जो फोर्स लग रहा होगा वो प्रबल होगा, ए या बी। बी 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 बी। और बेटा कहाँ रह गए? 3। प्रीति गौड़ आंसर बता बेटा। ओके बेटा। भट्ट जी आंसर दो बेटा। भट्ट जी ने आंसर नहीं दिया एक भी बार। बेटा इसका आंसर है बी। तो यानी इस क्वेश्चन को कराने का मेरा पर्पस ये था कि आपको एक चीज समझ में आई होगी कि अगर मुझे वाष्प दाब दिया हो तो मैं ये बता सकता हूं कि वाष्प दाब के आधार पर किस द्रव के अणुओं के बीच फोर्स स्ट्रांग लग रहे होंगे और किसके बीच में वीक लग रहे होंगे। एक्चुअल में मैं कहना चाहता हूं कि जो वाष्प दाब होते हैं वो अंतरा अणु आकर्षण बलों की माप होते हैं। माप से मतलब जिससे मेरे को एक आइडिया मिल जाए, भाई मुझे वाष्प दाब दे दो तो मुझे पता लग जाएगा किसके अणु के बीच का फोर्स स्ट्रांग है और किसके अणु के बीच का फोर्स वीक।